हेड टीचर एग्जामिनेशन के जीएस सिलेबस के अंतर्गत आपको हिस्ट्री में जिसकी तैयारी करनी है, जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार का योगदान। दोस्तों, मैंने अपने चैनल के द्वारा पिछले हिस्ट्री के 6 क्लासेस में मैंने आपको 1857 के पूर्व के सभी विद्रोह और संघर्षों से लेकर के तीनों गोलमेज सम्मेलन तक आपको जानकारी दी। आज इस वीडियो में मैं आपको सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट, यहाँ से लेकर के 1947 के आज़ादी तक की सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके बाद अगर हिस्ट्री में बात करें, अब ये क्लास 7 होगा। क्लास 8 में जो मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा, ऐसे तो इस बीच में मैंने आपको बिहार से बहुत सी जानकारी दी है, और इस सेट में भी, इस क्लास में भी मैं आपको 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें बिहार की बहुत सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। स्पेशल बिहार से रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसको भी मैं आगे के क्लासेस में आपके बीच में रखते रहूँगा। तो चलिए आज इस वीडियो को देखते हैं और इसमें एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, बारीकी से अध्ययन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक या रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार की घोषणा कब हुई? 29 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 16 अगस्त 1932 या 23 मार्च 1931। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 16 अगस्त 1932। देखिए, सांप्रदायिक पंचाट के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसमें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत की सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए जो योजना 16 अगस्त 1932 को प्रकाशित की गई दोस्तों, उसे ही सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवॉर्ड कहा जाता है। देखिए, सांप्रदायिक पंचाट का सबसे मुख्य प्रावधान दलित वर्ग को हिंदू समुदाय से पृथक कर विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता दी गई। मतलब कहने का मतलब है कि जो दलित वर्ग था उसको हिंदू समुदाय से अलग करके अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता दी गई। दलित वर्ग के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित कर दी गई, अर्थात प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, जिनसे सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना है। इस समुदाय में मुसलमान और सिख तो पहले से ही थे, अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इसमें नए कानून के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक माना गया, यानी मुसलमान, सिख और अब दलित वर्ग। लेकिन वास्तव में कम्युनल अवॉर्ड सांप्रदायिक समस्या के लिए वास्तविक समाधान नहीं था। यह सांप्रदायिक पंचाट उस समय जारी किया गया जब भारतीय पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने सफलता के चरम पर था। तो इसमें विभेद करने के लिए यह सांप्रदायिक पंचाट लाया गया। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया और अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का काम इस सांप्रदायिक पंचाट ने अच्छे से किया। सांप्रदायिक पंचाट के लागू होने से भारत को के कई जातियों में विभाजित किया गया और सांप्रदायिकता की समस्या बढ़ गई। दोस्तों, इस सांप्रदायिक पंचाट के लागू होने से रोकने के लिए गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूना पैक्ट का हस्ताक्षर किए गए, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए 26 सितंबर 1932, 29 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 12 नवंबर 1931। दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, 26 सितंबर 1932। इस दिन पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पूना पैक्ट का संबंध था दलित वर्ग, हिंदू मुस्लिम एकता, संविधान, शैक्षिक सुधार, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सही जवाब जो 3 का है वो ऑप्शन नंबर ए है, दलित वर्ग। दोस्तों, पूना समझौते का जो उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि दलित वर्ग को जो है वो हिंदुओं से अलग हो जाए, बल्कि वो इसका समाधान निकालना चाहते थे, और उसी उद्देश्य से दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना ये समझौता हुआ। पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर किए गए थे गांधी जी और BR अम्बेडकर ने किए थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का संकल्प पारित किया गया?
देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का संकल्प पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 मार्च 1931 INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ। 1935 में भारत सरकार अधिनियम को अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैत शासन पद्धति होनी चाहिए को बनाने के लिए पारित किया गया था। कौन सा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की किसने? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने यह पार्टी बनाई और यह एक वाम पार्टी थी, लेफ्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1936 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। देखिए कांग्रेस अधिवेशन 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया। ये तो हम लोगों ने अभी देखा, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। ये दोनों क्लियर है। उसके बाद यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों के प्रति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समाजवादी विचारों के प्रति एक धक्का था। इसने कांग्रेस से अपने लक्ष्य के रूप में समाजवाद को अपनाने का आग्रह किया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1937 कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 7 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, जवाहरलाल नेहरू। यानी 1936 और 1937 ये दोनों की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। 1936 का लखनऊ अधिवेशन और 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ये याद रखेंगे। देखिए फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में महाराष्ट्र के जलगांव जिले के फैजपुर गांव में हुआ था। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीयों ने प्रांतीय सरकार बनाने की स्वायत्तता प्राप्त हो गई, जिससे कुछ शुरुआती आलोचनाओं के बाद कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। 1936 के लखनऊ और 37 के फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए कब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1937। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अनिवार्य रूप से 1936-37 की सर्दियों में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे? 8, 9, 10 या 11? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए 11 प्रांत कौन कौन थे? मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, NWUFP, बंगाल, पंजाब और सिंध। ये 11 प्रांत थे जिसमें चुनाव हुए थे। ये चुनाव आय और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार के तहत हुए थे। देखिए कुल 11 प्रांतों में से कांग्रेस ने 8 प्रांतों यानी मद्रास, देखिए एक एक ध्यान दीजिए यहाँ पर, मद्रास, यूपी, बॉम्बे, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम और NWUFP में मंत्रालय बनाए। 2 प्रांत दोस्तों पंजाब और सिंध में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में थी। 1939 में जब कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने मुक्ति दिवस के रूप में इसकी घोषणा की। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 1939। इसके प्रणेता कौन थे? तो जिन्ना। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद खाली जगह में सरकार नहीं बनाई। किस जगह में सरकार नहीं बनाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में सरकार नहीं बनाई। देखिए 1937 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 8 प्रांतों में सत्ता में आई। बंगाल, पंजाब और सिंध, ये जो 3 अपवाद थे, इसमें 11 में से 8 प्रांतों में मंत्रालय का गठन हुआ। असम में उसने 108 में से 33 सीटें जीती थी
और हालांकि ये सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन वह मंत्रालय बनाने की स्थिति में नहीं थी। पंजाब में मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। एक एक चीज़ को नोट करें। बंगाल में मुस्लिम लीग ने फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाई। कांग्रेस 2 साल से अधिक समय तक सत्ता में रही। इस कार्यकाल के तहत काश्तकारों को साहूकारों से बचाने के लिए संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकार अधिनियम पारित किए गए थे। ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1937 ईस्वी के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला? 3, 4, 5 या 6? ऊपर मैंने बहुत सी बातें आपके बीच में क्लियर कर दिया हूँ और उस आधार पर आपका सही जवाब भी लग गया होगा। मैं बता दूँ, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, 5 प्रांत। दोस्तों, 1937 ईस्वी के चुनाव में 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा और चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन जो था वो बहुत अच्छा रहा। इसका परिणाम क्या हुआ कि उसे कुल 1585 जो असेंबली सीट थी उसमें 711 पर विजय प्राप्त हुई। 11 में से 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला और बम्बई में लगभग पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के कांग्रेस उभरी और सरकार बनाई। केवल 3 प्रांत बच गए थे, बंगाल, पंजाब और सिंध, जहां पर बहुमत नहीं मिला और सरकारी समर्थन के बावजूद संयुक्त प्रांत में छतारी के नवाब की नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी और मद्रास में जस्टिस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। दूसरी तरफ 482 मुस्लिम सीटों में से कांग्रेस ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा और 26 सीटें जीती थी। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1935 यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बिहार के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। 22 से 27 जनवरी 1935, 22 से 27 जनवरी 36 यानी 35, 36, 37 या 38। तो 12 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 22 से 27 जनवरी 1937। देखिए, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीटें मिली थी? मैंने कोशिश किया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान दोनों को मिला करके आपके बीच में क्वेश्चन प्रस्तुत करूं। तो 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीटें मिली? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 92 सीटें मिली थी। देखिए, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कितने स्थानों पर हुए थे? क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 152 स्थानों पर चुनाव हुए थे बिहार विधानसभा के 1937 में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1937 के बिहार विधानसभा के चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, MG हैलेट, विलियम टेलर या SM मैलेट। तो 15 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, MG हैलेट। ये जो थे ये बिहार के राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में प्रथम सरकार किनके नेतृत्व में बनी थी, जो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कह सकते हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाने गए। तो 16 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, मोहम्मद यूनुस। देखिए, 1 अप्रैल 1937 को बिहार राज्य में ही प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल संगठित की गई। 20 जुलाई 1937 को बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ, प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल। कांग्रेस को 1585 असेंबली सीटों में से 711 असेंबली सीटों पर सफलता मिली थी, मैंने आपको बताया। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस कैबिनेट का गठन किया गया था, ये नोट कर लेंगे। देखिए, बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब राजामंदी के मामले को लेकर के अपना त्याग पत्र दे दिया? तो 17 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, 15 फरवरी 1938, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दिया गया। 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर 1939। याद रखेंगे डेट को, बिहार मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया गया था 31 अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को शामिल करने के विरोध में। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार में 1937 के चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर थी जिसने सरकार गठन किया था? मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी, बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यूनुस जो प्रधानमंत्री बने दोस्तों, ये बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के थे। देखिए, बिहार में मोमीन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब 20 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, 1938। इस ईस्वी को बिहार में मोमीन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मोमीन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जब स्थापना हुआ 1938 में, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो 21 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, अब्दुल कयूम अंसारी मोमीन कांग्रेस के संस्थापक थे। और जैसा कि मैंने बताया 1938 में इसकी स्थापना हुई और संस्थापक कौन थे? अब्दुल कयूम अंसारी। 22 है कि मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? तो 22 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, पटना में। पटना में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 26वां अधिवेशन किसका? मुस्लिम लीग का। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों बहुत ही ईजी इसका जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे। आगे भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, आचार्य विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किया, इसलिए डेट आप याद रखेंगे, 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि भाषण के अधिकारों की पुष्टि करने के लिए थी, यानी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके मामले में थी। देखिए, आचार्य विनोबा भावे 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे, ये भी आप नोट कर लेंगे। देखिए, 24 का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही था? तो इसका जो जवाब है जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, सी राजगोपालाचारी, आचार्य विनोबा भावे। अब आपके दिमाग में ये जरूर घूम रहा होगा कि तीसरा बता रहे हैं, दूसरा कौन था? तो देखिए, दूसरा जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन यहाँ पर तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो थे ब्रह्मदत्त। ये जो थे ये तीसरे सत्याग्रही थे, तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 में शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भाषण के अधिकार की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में प्रथम, जवाहरलाल नेहरू को दूसरे, ब्रह्मदत्त को तीसरे सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। अब देखिए, ये जो बातें मैंने आपको बताई, इसके बाद आप निश्चित समझ लें कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली। कि ब्रह्मदत्त जो थे वो गांधी के आश्रम के कैदियों में से एक थे, ये आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की शुरुआत किसने की? क्या है? व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की शुरुआत किसने की? 25 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? देखिए, इसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर में ही बताया। तो 26 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1939, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। देखिए, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस लीग ने मुक्ति दिवस की शुरुआत की थी। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का सदस्य था? लक्ष्मी सहगल, अरुणा असफ अली, सरोजनी नायडू या विजया लक्ष्मी पंडित। 27 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सहगल। ये आज़ाद हिंद फौज के सदस्य थी, ये बाकी तीनों सदस्य नहीं थे। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा गठित एक सशस्त्र बल था। इसका गठन 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। इसे भारतीय राष्ट्रीय सेना भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने की थी। ये देखिए, यहाँ पर मोहन सिंह कर देंगे, मोहन सिंह ने की थी। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई थी। 1941 में इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन अभियान विफल रहा। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 1943-1945 तक भारतीय राष्ट्रीय सेना के कमांडर इन चीफ बने रहे। ये नोट कर लीजिएगा, 43 से 45 तक रहे ये। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय ध्वज कहाँ फहराया था?
इम्फाल, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा, दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय ध्वज फहराया था। 29 है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? 22, 35, 40, 45। 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1940। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो राष्ट्र सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? मोहम्मद इकबाल, रहमत अली खान, अब्दुल गफ्फार खान या मोहम्मद अली जिन्ना? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना दो राष्ट्र सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के विचार को सामने रखा? बी आर अम्बेडकर, एम एन राय, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव? तो इसका सही जवाब है 31 का ऑप्शन नंबर बी, एम एन राय। इन्होंने ही पहली बार भारत के लिए एक लिखित संविधान के विचार को सामने रखा। दोस्तों, इन्होंने 1934 में इस विचार का सुझाव दिया। एम एन राय भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी थे। वह मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। एम एन राय द्वारा दिए गए प्रस्ताव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 1935 में एक घटक विधानसभा की मांग की। 32 है, निम्नलिखित में से किसे दो राष्ट्र के सिद्धांत का वास्तुकार माना जाता है? देखिए, दो राष्ट्र का सिद्धांत के बारे में भी मोहम्मद अली जिन्ना ने के बारे में बात की कि उन्होंने दिया, पर इसका वास्तुकार कौन था? तो 32 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? लाहौर, कराची, दिल्ली या लखनऊ? इसका सही जवाब है 33 का ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए, मार्च 1940 में लाहौर में युद्ध के प्रकोप के बाद लीग की पहली बैठक हुई। लाहौर प्रस्ताव को बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में जाना गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाहौर क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जानते हैं या फिर लाहौर प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें। 34 है कि 1941 में मुस्लिम छात्र संघ ने पाकिस्तान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? भागलपुर, लायलपुर, दिल्ली या कानपुर? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, लायलपुर। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 35, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट, बेवल योजना? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, क्रिप्स प्रस्ताव। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। यह क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद शुरू किया गया था, जब यह संवैधानिक गतिरोध को हल करने में विफल रहा था। प्रस्ताव को महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश वापसी और जापानी आक्रमण के खिलाफ अहिंसा का सहयोग आंदोलन के लिए तैयार किया गया था। 36 क्वेश्चन है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिकल्पना की थी। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बनाया जाना चाहिए कि यह वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। तो ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। आगे पढ़ते हैं। देखिए, भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे हैं ये सही है। क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करना जरूरी है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन पाने के लिए मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। इस मिशन के कुछ प्रस्ताव हैं जो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बता रहा हूँ। युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य का दर्जा, युद्ध के बाद संविधान बनाने वाली संस्था, भारत सरकार के संघ से अलग रहने की इच्छा रखने पर ही संविधान का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार होगा। उसके बाद है कि कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार नहीं करेगा उसे ब्रिटिश के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। गांधी ने क्रिप्स मिशन को युद्ध के बाद अधिराज्य स्टेटस के क्रिप्स प्रस्ताव के कारण एक विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों अक्सर एग्जाम में, हेडमास्टर में भी पूछा गया है। नंबर 37 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था? 9 अगस्त, 40, 9 अगस्त, 42, 43, 44, 15 अगस्त? ये जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं वो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आरंभ हुआ 9 अगस्त 1940 को। दोस्तों, इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ वो 8 अगस्त को हुआ। यह हम लोग नीचे देख लेते हैं। देखिए, 8 अगस्त 1940 को मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। तो अधिवेशन भी आपको याद हो जाएगा। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था।
तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और अब भारत छोड़ो आंदोलन। 38 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया? करो या मरो जो महात्मा गांधी ने दिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है लिनलिथगो। ये आप नोट कर लेंगे, ये वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है? पुनः समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, भारत छोड़ो प्रस्ताव, सविनय अवज्ञा। इसके बारे में चर्चा मैंने बहुत किया भी आपके बीच में। तो 40 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, वो है भारत छोड़ो प्रस्ताव। 40 के बाद 41 पर आते हैं। देखिए अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? 41 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 42 है कि WG आर्चर द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया। कहाँ, किस जेल में? दोस्तों किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर जेल। 42 का ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। राम मनोहर लोहिया ने किया, उषा मेहता ने किया, चित्तू पांडे ने किया या जयप्रकाश नारायण ने किया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण है। आगे पढ़ते हैं। देखिए 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी। तो 44 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है दोस्तों, आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस मैदान में? ये अब देखिए, मैरिन ड्राइव मैदान, काला घोड़ा मैदान, चंबूर मैदान या ग्वालियर टैंक। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, ग्वालियर टैंक। अब देखिए भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरुणा आसफ अली। किसने ये प्रस्तुत किया था भारत छोड़ो? तो दोस्तों इसका 46 जो है उसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ मेहर अली। नंबर 47 है, मरो नहीं मारो का नारा 1942 में किसने दिया? जिसने क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड किया। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। देखिए आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। आगे है कि भारत मरता है तो कौन रहेगा? प्रसिद्ध कथन किसका है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू? तो 48 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही ये कथन कहा कि भारत मरता है तो कौन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अरुणा आसफ अली के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के, उस समय बम्बई था, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। देखिए 50 है कि भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन या बेबल योजना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन। आगे बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने क्या नारा अपनाया? भारत छोड़ो, बांटो और छोड़ो, करो या मरो या दिल्ली चलो? या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, बांटो और छोड़ो। 52 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था?
अब देखिए रामदयालु सिंह, बलदेव सहाय, मथुरा सिंह या श्री कृष्ण सिंह, तो 52 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है बलदेव सहाय। दोस्तों 53 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना गोलीकांड हुआ था, कब हुआ था? तो 53 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए पटना गोलीकांड में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह या सीताराम केसरी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, ये शामिल नहीं थे। बाकी ये तीनों जो ऊपर के नाम देख रहे हैं ये तीनों सम्मिलित थे। 55 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने बिहार में कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? सरकार ने बिहार न्यूज़, पटना न्यूज़, भारत न्यूज़ या इंडिया न्यूज़? 55 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है पटना न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सिवान। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? मात्र 13 वर्षीय बालक, और ये मुंगेर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है कटिहार। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए किस स्थान पर ध्रुव दल की स्थापना की? अब देखिए कटिहार में युवा बालक के गोली से हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पर जो भी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा कटिहार, यानी 58 का सही जवाब सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर लगभग 2 महीने जनता का शासन रहा था? लगभग 2 महीने। तो 59 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तिरहुत। ये ऐसा दोस्तों ऐसा ये प्रमंडल था जहाँ जनता का शासन रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दिसंबर 1942 में योगेंद्र शुक्ल कहाँ ले गए थे, यानी योगेंद्र शुक्ल को कहाँ ले जाया गया था 1942 में? तो 60 का ये क्वेश्चन सुधार लेंगे। 60 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है पटना। दोस्तों 61 है कि महात्मा गांधी तथा उनकी सहयोगियों के हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा ठप हो गई, इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो 61 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, सबसे अधिकतम प्रभावित जिला पटना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था? तो 62 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी भागवती देवी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? 63 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल। जगत नारायण लाल को कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था कहाँ? नेपाल में, भागलपुर में, पटना में या भूटान में? सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है नेपाल में। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, सियाराम सिंह या राम मनोहर लोहिया? 65 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सूरज नारायण सिंह। किसका? आज़ाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किस जिलाधीश ने दिया था? यहाँ आप ऑप्शन देख लीजिए 66 का। MG हैलेट ने, WG आर्चर ने, थॉमस रैम्बोल्ड ने या WH फ्रुप्स ने? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है WG आर्चर। आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद या अब्दुल बारी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मजरूल हक होगा। 68 पर आते हैं कि बेवल योजना शुरू की गई थी 42, 45, 46 या 47? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है 68 का। क्या है कि बेवल योजना 1945 में शुरू की गई थी। देखिए बेवल योजना 14 जून 1945 को शुरू की गई थी। जून 1945 में लॉर्ड बेवल द्वारा भारत की वैधानिक समस्या के समाधान के लिए शिमला सम्मेलन में जो योजना प्रस्तुत की उसे ही बेवल योजना के नाम से जाना जाता है। तो डेट आप पूरा याद रखेंगे 14 जून 1945। देखिए बेवल योजना के प्रावधान के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन करना, जिसे वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर जितने भी सदस्य हैं वो भारतीय होंगे।
रक्षा को छोड़कर अन्य सभी विभाग भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में रहेंगे। ये सब बेबल योजना के प्रावधान के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ। प्रस्तावित कार्यकारी परिषद, जिसमें दोस्तों 14 सदस्य शामिल होने थे, में मुस्लिम, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 25% ही थे, को उनके जनसंख्या अनुपात से अधिक अर्थात 6 सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया। कांग्रेस ने मांग की कि उसे कांग्रेस द्वारा जो परिषद है उसमें नामित सदस्यों का चुनाव मुस्लिम सहित किसी भी समुदाय के प्रतिनिधियों से करने का अधिकार प्रदान किया जाए। अब देखिए, शिमला सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है। तो क्या शिमला जो सम्मेलन बुलाया था लॉर्ड बेवल ने, उसमें हम लोग देखते, देखिए लॉर्ड बेवल ने बेबल योजना के प्रावधान पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में 21 भारतीय नेताओं को एक सम्मेलन आयोजित किया। देखिए, बेबल योजना ऐसे भारतीय स्वशासन पर सहमति बनाने के लिए आई थी जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और दोनों समुदायों को उनके बहुमत वाले क्षेत्रों में बहुमत की शक्ति को घटा दिया गया। यानी जो भारतीय स्वशासन पर सहमति बनाने के लिए आई थी, कौन? बेबल योजना, उसमें मुस्लिमों के लिए जो पृथक प्रतिनिधित्व और दोनों समुदायों को उनके बहुमत वाले क्षेत्रों में बहुमत की शक्तियों को घटा दिया गया। दोस्तों, वार्ता मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन के मुद्दे को लेकर अटक गई। जिन्ना ने कहा कि कोई भी गैर लीग मुस्लिम कार्यकारी परिषद में शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को है, जबकि कांग्रेस का मानना था कि उसे मुस्लिम सहित किसी भी संप्रदाय के लोगों को कार्यकारी परिषद में शामिल करने का अधिकार है। बेबल ने कार्यकारी परिषद के कुल 14 स्थानों में से 6 स्थान मुस्लिमों को प्रदान किए और ब्रिटिशों ने उन्हें किसी भी ऐसे संवैधानिक प्रस्ताव जो उनके हित में न हो के संदर्भ में वीटो शक्ति प्रदान कर दी। मुस्लिमों की जनसंख्या भारत में कुल जनसंख्या का मात्र 25% थी और इस अतार्किक मांग को कांग्रेस ने विरोध किया। मुस्लिम लीग भी झुकने को तैयार नहीं थी और बेबल योजना समाप्त हो गई। दोस्तों, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 69 क्वेश्चन नंबर है कि कैबिनेट मिशन योजना कब प्रकाशित हुई? 16 मई 1946, 16 जून 1946, 16 जुलाई 1946, 16 अगस्त 1946 को। तो 69 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, 16 मई 1946। तो ऑप्शन नंबर आपको ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? 70, क्वेश्चन नंबर 70, भारत के लिए पूर्ण स्वराज को संभव बनाना, भारत के स्वराज प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना, भारत के सभी प्रमुख नेताओं को सजा दिलाना। देखिए, इसका जो सही जवाब है 70 का, वो ऑप्शन नंबर ए है कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को संभव बनाना। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 ईस्वी को, अप्रैल 1947 ईस्वी को, मई 1946 को, जून 1947 को। इसका सही जवाब 71 का ऑप्शन नंबर ए है, मार्च 1946 ईस्वी को। देखिए, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की धमकी कब दी थी? क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन है 16 अगस्त 1948, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 या 16 मई 1946 या 16 जून 1948। 72 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, 16 अगस्त 1946। आगे बढ़ते हैं, 73 है कि कैबिनेट मिशन के विषय में किसने कहा था कि तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम प्रलेख है? इसके बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद या महात्मा गांधी? 73 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, महात्मा गांधी। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कैबिनेट मिशन के बारे में किसने कहा था कि मुसलमान उस योजना में पाकिस्तान का विष देख रहे थे और कांग्रेस वाले अखंड भारत का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो 74 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने ये बातें कही थी। 75 है कि 1946 के चुनाव में निर्वाचन के लिए निर्धारित कुल 102 स्थानों में से कांग्रेस को कितने स्थान प्राप्त हुए थे? 75 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 59। डी सही जवाब होगा। नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। दोस्तों, ये तीनों सदस्य थे। सही जवाब, ये सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड, ये इसके सदस्य नहीं थे।
देखिए कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की, इसके बारे में जान लेते हैं। आरंभिक बातचीत के बाद मिशन ने 16 मई 1946 को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। 24 मार्च 1946 को यह भारत आया था, ये आप जान लें। एक राष्ट्रीय संघ स्थापित होगा, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। एक भारतीय संघ स्थापित होगा जिसमें देसी राज्य, ध्यान दीजिए, भारतीय संघ स्थापित होगा, देसी राज्य और ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। यह संघ वैदेशिक, रक्षा और यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा। आगे पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 16 मई 1946। तो उद्देश्य क्या क्या थे ये देखते हैं। संविधान सभा का गठन करना, यह मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन, यह गौण उद्देश्य था। संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे। दोस्तों, देश के मुख्य दलों की मदद से कार्यकारी परिषद का गठन। मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से बातचीत की। मिशन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना बनाई। उधर कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के चले जाने पर मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम जनता से स्वयं बातचीत कर उन्हें निर्णय लेने के लिए राजी करना चाहते थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो नेता थे, जिन्ना भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन वह संविधान में मुसलमानों को विशेष राजनीतिक संरक्षण की गारंटी भी चाहते थे। मुस्लिम लीग ने तर्क दिया कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा। मुस्लिम लीग के इस तर्क का अंग्रेजों ने समर्थन किया। आरंभिक बातचीत के बाद मिशन ने 16 मई 1946 को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में 389 सीटें रखी गई, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर एवं 93 देसी रियासतें थी। तो ये जो है दोस्तों रियासतें ये होगा, तो ये आप नोट कर लेंगे। नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, और उस तरह के क्वेश्चन का संग्रह मैं अपने सेट में रखता हूँ, ये मेरा एक प्रयास रहता है। तो 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, संसद के केंद्रीय हॉल में 3 स्पीकर थे, जवाहरलाल नेहरू, चौधरी खालिद जिमैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आधिकारिक कार्यक्रम के प्रसिद्ध स्पीकर थे। 78 है कि 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, बेवल योजना, माउंटबेटन योजना। तो 78 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, माउंटबेटन योजना। उसके बाद देखिए माउंटबेटन योजना के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय के रूप में भारत पहुंचे और तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, ये भी क्वेश्चन आता है, क्लेमेंट एटली थे उस समय ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री, द्वारा सत्ता के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने का काम इनको सौंपा था। माउंटबेटन ने मई 1947 में प्रस्तावित किया कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए और फिर उन्हें संविधान सभा में शामिल होने या शामिल न होने का विकल्प दिया जाए। इस रणनीति को डिकी वर्ड प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डिकी वर्ड प्लान किसे कहा जाता है, जो मैंने यहाँ बताया, दिया गया था। योजना के बारे में सूचित किए जाने पर जवाहरलाल नेहरू, देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, ये आप नोट करेंगे, ने इसका जोरदार विरोध किया और दावा किया कि इससे देश का बाल्कनीकरण होगा। परिणाम स्वरूप इस योजना को प्लान बाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए, इसके बाद वायसराय ने एक और योजना तैयार की, जिसे 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम रणनीति थी। माउंटबेटन योजना इसका दूसरा नाम है। 3 जून की योजना में विभाजन के सिद्धांत, स्वायत्तता, दोनों राष्ट्रों की संप्रभुता और अपना स्वयं का संविधान लिखने का अधिकार शामिल किया गया था। इन सबसे ऊपर जम्मू और कश्मीर जैसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दे दिया गया था। इन निर्णय के परिणामों के नए राष्ट्रों के लिए दीर्घकालिक परिणाम होंगे। इस योजना के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सहमत थे। उस समय तक कांग्रेस ने भी विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया था।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसे ब्रिटिश संसद में पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 को शाही सहमति प्राप्त हुई दोस्तों, ने इस योजना को अमल में लाया। अब देखते हैं माउंटबेटन योजना का प्रावधान क्या क्या था। तो ब्रिटिश भारत को दो देशों में विभाजित किया जाना, भारत और पाकिस्तान। संविधान सभा का मसौदा संविधान मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लागू नहीं होगा क्योंकि ये पाकिस्तान बन जाएंगे। ये प्रांत मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए अलग संविधान सभा के मुद्दे पर फैसला करेंगे। बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं की बैठक हुई और योजना के अनुसार विभाजन के लिए मतदान किया। परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों प्रांतों को धार्मिक आधार पर विभाजित किया जाए। किसे? बंगाल और पंजाब को। देखिए, सिंध की विधानसभा यह तय करेगी कि भारतीय संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। इसने पाकिस्तान की यात्रा करने का निर्णय लिया। देखिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को यह तय करने के लिए एक जनमत संग्रह करना था कि किस प्रभुत्व में शामिल होना है, जबकि खान अब्दुल गफ्फार खान ने जनमत संग्रह का बहिष्कार किया और खारिज कर दिया। NWUFP ने दोस्तों, जो अभी मैंने ऊपर बताया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। चूंकि कांग्रेस ने एक एकीकृत भारत को स्वीकार कर लिया था, उनकी अन्य सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, अर्थात रियासतों के लिए स्वतंत्रता को खारिज कर दिया गया। वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। बंगाल के लिए स्वतंत्रता को खारिज कर दिया गया था। हैदराबाद के पाकिस्तान में प्रवेश से इनकार कर दिया गया था। हैदराबाद के पाकिस्तान में प्रवेश से इनकार कर दिया गया था। माउंटबेटन ने इस पर कांग्रेस का समर्थन किया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दी जाएगी तथा यदि विभाजन को प्रभावी होना था तो एक सीमा आयोग की स्थापना की जाएगी। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग की स्थापना दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तय करने के लिए की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग को बंगाल और पंजाब को दो नए देशों में विभाजित करने का काम सौंपा गया था। रियासतों को स्वतंत्र रहने या भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। इन राज्यों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई। ब्रिटिश सम्राट अब खुद को भारत के सम्राट के रूप में संबोधित नहीं करेंगे। ये प्रावधान था। अधिराज्यों के निर्माण के बाद ब्रिटिश संसद नए अधिराज्यों के क्षेत्र में कोई कानून बनाने में असमर्थ थी। जब तक नए संविधान स्थापित नहीं हो जाते, गवर्नर जनरल महामहिम के नाम पर डोमिनियन के घटक विधानसभाओं द्वारा पारित किसी भी कानून के लिए सहमति देंगे। गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया था। माउंटबेटन योजना की प्रतिक्रिया क्या थी वो देख लेते हैं। पाकिस्तान और भारत के प्रभुत्व क्रमशः 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में स्थापित किए गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और M.A. जिन्ना को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। कि विभाजन की स्वीकृति एक अलग मुस्लिम राज्य की लीग की वकालत के लिए वृद्धिशील जो रियायतें थी उसकी एक श्रृंखला की परिणति थी। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हम लोगों ने चर्चा किया। 79 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1947। दोस्तों 81 जो है वो है कि माउंटबेटन प्लान, जिसे 3 जून योजना भी के नाम से जानते हैं, तो जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह के लिए प्रदान किया गया था? तो 81 का जो ऑप्शन है, इस पर चर्चा भी हम लोगों ने किया, वो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। तो दोस्तों यह था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार के योगदान का क्लास 7। दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए, जो आपने वीडियो के अंतर्गत देखा, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने खुद यह एहसास किया होगा और मेरा ये प्रयास भी रहता है कि मैं आपके बीच में उसी तरह के प्रश्न को रखूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो।